सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कहा जाता है। हमेशा सेफ है, चाहे वो न्यू इन्वेस्टर्स हो चाहे कोई पुराना इन्वेस्टर्स हो। इस समय म्यूचुअल फंड भी सेफ है। इक्विटी पोर्टफोलियो से कुछ पैसा एसआईपी में शिफ्ट करना चाहिए। इफ यू हैव द मार्केट नॉलेज देन ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपने पैसा लगा दिया, वो टिप्स मत फॉलो करो। कौन से रिस्क फैक्टर्स है? रिस्क है तो रिस्क है विद एक्स अमाउंट। और वो 2 महीने बाद आके मेरे सामने खड़ा हो गया और वो बोल रहे जी मेरे पैसे वापस करो। वास्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी। सबको एक ही दिन में करोड़पति बनना है। ये क्या चीज है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फाइनेंस के बारे में काफी सारा ज्ञान दे रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हाउ एक्यूरेट दैट इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 40s to 45 की एज में वो बंदा है। इन्फ्लुएंसिंग दैट यू हैव टू स्टे इन रेंटेड हाउस। एक हो जाता है इमोशनल डिसीजन हो जाता है। इस तरीके से वो यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये गलत है। हेलो नमस्कार, मैं हितेन दक्षिणी आप सभी का स्वागत करता हूं द हितेन दक्षिणी शो में। आजकल हम सभी के मुंह से एक ही बात सुन रहे हैं, मार्केट में वो मज़ा नहीं रहा है, मेरा तो पोर्टफोलियो अटका पड़ा है, पहले का माल ही नहीं निकल रहा है तो नया माल कहाँ से लूँ। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए जब से वीकली ऑप्शन एक एक्सपायरी बंद हुई है तो उनके लिए तो खेलो इंडिया खेलो टोटली बंद हो गया है, और जिस वजह से ब्रोकर्स के वॉल्यूम मोर देन 50% डाउन हो चुके हैं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कहा जाता है, लेकिन अब आज की दौर में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी अराउंड 30% डाउन है। तो इस समय अगर हम देखें इंडियन स्टॉक मार्केट में क्राइसिस का माहौल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपको उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना आना चाहिए, और इसीलिए आज का एपिसोड हमने डिज़ाइन किया है उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड होती है? जब आप अपना माइंडसेट, अपनी सोच बदलते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो स्पेशली हमारी माइंडसेट और हमारी सोच बदलेंगे इन्वेस्टमेंट के तरफ, और इसीलिए हमने इनवाइट किया है दीपक गुप्ता जी को। ये स्पेशली दिल्ली से आए हैं मुंबई हमारे स्टूडियो में हमारे माइंडसेट, हमारे सोच को चेंज करने के लिए। और ये एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही में कॉर्पोरेट ट्रेनर और टैक्सेशन एक्सपर्ट भी है। स्पेशली अगर देखें तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत विप्रो, एरिक्सन और हीरो जैसी कंपनी से की थी, और आज भी वो अपने सर्विसेज इन कंपनीज में केटर करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड में आने के लिए और हमारे गेस्ट बनने के लिए, और स्पेशली हमारी ऑडियंस को अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से और अच्छे से बताने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, जो आप बताएं ना, मार्केट में क्राइसिस है, क्राइसिस के टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, वो सब हम आज के टाइम पे डिस्कस करेंगे। एंड स्पेसिफिकली जब बता रहा हूँ कि दिल्ली से मुंबई आए हैं तो ऑब्वियसली बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल में आ गए हैं तो फाइनेंस के बारे में बात करनी जरूरी चाहिए। तो आज वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट और सेफेस्ट बेट कहा जाता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आज इस प्रोफेशन में मैं 23 साल से हूं, हम भी हमारे क्लाइंट्स को वही सजेस्ट करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में एज वेल एज एक्टिवली इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करिए। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इस समय म्यूचुअल फंड भी सेफ है, स्पेशली फॉर न्यू इन्वेस्टर्स जो इस समय मार्केट में आ रहे हैं। देखो, म्यूचुअल फंड हमेशा सेफ है, चाहे वो न्यू इन्वेस्टर्स हो चाहे कोई पुराना इन्वेस्टर्स हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे, मार्केट अगर 20% डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड उतना डाउन नहीं होता, म्यूचुअल फंड 5% डाउन होगा। सो अगर आप देखोगे इक्विटी मार्केट भी 2 महीने से काफ़ी डाउन था, लेकिन म्यूचुअल फंड उतना डाउन नहीं है जितना कि इक्विटी मार्केट। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं जो कि उसको मैनेज कर रहे होते हैं, जिसको फंड मैनेजर्स बोलते हैं। तो फंड मैनेजर्स को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बेसिस पे वो सारे म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। मार्केट में डाउन है तो उनको पता है कि कहाँ से पैसा निकालना है और कहाँ पे डालना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, किस टाइम पे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, जो बोलते हैं ना डिप के टाइम में खरीदो, सो अगर आप आज नहीं खरीदोगे और आप हाई पे खरीदोगे तो वो आपको कभी पैसा बना के नहीं देगा। पैसा तभी बनता है जब आप डिप पे खरीदोगे। सो जितना नीचे आप खरीदोगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। सो 2020 में जिसने पैसा खरीदा था, आज के टाइम पे उसने बहुत पैसा बनाया है। तो आपने देखा कि जिसका पोर्टफोलियो, जिसने 2020 में पैसा लगाया था, जो कि बहुत डाउन चला गया था मार्केट, उस टाइम पे जिसने पैसा खरीदा उसने बम्पर पैसा बनाया। सो अभी भी टाइम है, बिकॉज लोग बैठे थे, वेट कर रहे थे कि यार मार्केट बहुत हाई है, हाई है, हाई है, करेक्शन आएगी। अब करेक्शन आ गई और अभी भी अगर कोई सोच रहा है कि नहीं भैया अभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, मार्केट नीचे चली गई है, तो भैया आई डोंट थिंक सो कब इन्वेस्ट करेंगे। ये बेस्ट टाइम है आपको सिप स्टार्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के लिए। आप अभी डालो, लॉन्ग टर्म में आप उसका बेनिफिट जरूर देखोगे। जैसे आपने कहा कि 2020 में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था, एंड नो डाउट 5 साल के बाद उनका अच्छा खासा पैसा बना है। लेकिन अगर इस समय स्पेशली पिछले 2 साल की बात करें, जो एक दौर बना था इंडियन स्टॉक मार्केट में कि जहां पैसा लगा रहे थे आपका पैसा प्रॉफिट के साथ बाहर निकल रहा था।
लेकिन स्पेशली पिछले 3 महीने की बात करें, जब से एफआईआईज ने सेलिंग की शुरुआत की है, पहले ऐसा था कि जब एफआईआईज की सेलिंग आती थी तो रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज यानी डीआईएस अपना पैसा लगाते थे उनके सामने और मार्केट में एक स्टेबिलिटी लाते थे। आज अगर हम देखें पिछले 3 महीने में एफआईआईज की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और उसके कंपेयर में रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली मैं कहूँगा डीआईएस ने तो उतने लगा दिया है पैसा जितना एफआईआईज ने सेलिंग किया है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि मार्केट जब जब नीचे जाता है तब तब बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि आपको चीज़ें सस्ते मिल रही है। अभी जो स्टॉक आपको 100 रुपये का मिल रहा था वो अभी 80 का मिलेगा, 70 का मिलेगा। जो म्यूचुअल फंड आपको 100 का मिल रहा था वो अभी 90 का मिल रहा है। सो जितना आप नीचे खरीदोगे उतना आपके लिए फायदा है। आपने बोला कि एफआईआईज ने पिछले 2-3 महीने में मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख करोड़ रुपए एफआईआईज ने निकाला है। उसके कंपैरिजन में डीआईआईज ने भी ऑलमोस्ट उतना ही डाल दिया, कुछ 5-10 हजार रुपए कम डाला है, ऑलमोस्ट उतने डाल दिया। उसकी वजह से हमारा जो मार्केट जितना गिरना चाहिए था, कि एफआईआईज ने जितना पैसा निकाला है विच इज़ द हाईएस्ट, अगर मैं देखूँ पिछले 20 साल में जितना एफआईआईज ने निकाला है उसके कंपेरिजन में डीआईआईज ने पूरा पैसा डाल दिया। तो डीआईआईज जब डाल रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि मैं अभी एसआईपी स्टार्ट करूं, या मैं अभी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करूं, या मैं अभी इक्विटी मार्केट में पैसा स्टार्ट करूं। बिकॉज जितना डाउन पे खरीदोगे उतना आप आगे जाके आपको उसकी ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप अभी भी डर जाओगे कि भैया नहीं अभी भी पैसा नहीं लगा रहा हूँ, हाई पे आते हो तो आपका माइंडसेट रहता है अभी मार्केट बहुत पीक पे है, डाउन पे आते हैं तो आप ये कहते हो कि मार्केट गिर गया है, तो फिर किस टाइम पे आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? सो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक सही टाइम देखना चाहिए, एक सही पर्सन के साथ आपको एसोसिएट होना चाहिए, और उसके बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि एवरी डाउनफॉल में कोई ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी बात 100% सही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करूंगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात नहीं करूंगा, उनका तो रेगुलर एसआईपी जा रहा है और आज हर महीने देख रहे हैं कि हर महीने एसआईपी का फ्लो बढ़ के ही आ रहा है। अगर दिसंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25,000 करोड़ के ऊपर चली गई है एसआईपी, मंथली एसआईपी, जो हाईएस्ट है इन इंडिया इस समय। लेकिन अगर इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें, जो स्पेशली इस समय पिछले 3 महीने में जिन्होंने पैसा लगाया है अपने पोर्टफोलियो में स्टक हो चुके हैं, स्पेशली उनकी अगर बात करें तो उनको अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से कुछ पैसा एसआईपी में शिफ्ट करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए इन इक्विटी? देखो, अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, इफ़ यू थिंक जो पैसा लगाया है वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने वाली है, अभी 1-2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, यू शुड हैव द लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपने इक्विटी में लगाया है, इफ़ यू हैव द मार्केट नॉलेज, देन ठीक है। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के बेसिस पे आपने पैसा लगा दिया, किसी ने इंस्टाग्राम पे आपने बोल दिया पैसा लगा दिया, वो टिप्स मत फॉलो करो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज़ वाले शेयर देख के पता चल जाता है ना कि ये तो व्हाट्सअप पे शेयर होता है या टेलीग्राम पे शेयर होता है या इंस्टाग्राम पे सब कुछ बताया होता है, उसके बेसिस पे लगाया तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आपको वहाँ से पैसा निकाल के अपना एसआईपी में स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स लोग बैठे हैं और वो आपको 15 से 20% की रिटर्न मिनिमम दिला देते हैं। आज के टाइम पे आप देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो 50-50% की रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कंजर्वेटिव साइड पे चलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि 50% रिटर्न हम आपको दिला देंगे या आपको मिल जाएगी। आप एक्सपेक्ट करो 15% की रिटर्न, टारगेट करो कि 15% की रिटर्न मिल जाए, और 15% की रिटर्न मिल गया तो आपको 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा आपको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू शुड फोकस और योर मेन बिजनेस, जो मेन आपको काम करना है वो काम करो। सो इक्विटी वालों के लिए एक ही सलाह है कि अगर नॉलेज है देन कंटिन्यू करें, क्योंकि जहाँ पे आपने लगाया आपने नॉलेज के बेस पे लगाया तो ठीक है। बट अगर किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे, किसी टिप के बेस पे, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, ऐसे सुन के लगाया, देन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वहाँ से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में लगाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना रिस्क देखना है कि मिड कैप में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, एंड उसके बाद आप रिजल्ट देखो, 2-3 साल बाद आप खुद देखोगे कि कितना पोर्टफोलियो ग्रो हो गया है, और कोई रिस्क भी नहीं है वहाँ पे आपको। राइट। जैसे आपने कहा कि म्यूचुअल फंड इस समय सेफेस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिप बाइंग और डिप इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली, तो जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं पिछले 3 साल में, स्पेशली यूथ बिटवीन द एज ऑफ 20 एंड 35, उनके लिए आइडियल मिक्स क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी, इन टर्म्स ऑफ एसआईपी और इन टर्म्स ऑफ स्पेशली लमसम म्यूचुअल फंड। देखो, अगर म्यूचुअल फंड की आप बात करो, अगर नया इन्वेस्टर है, यंग है
एंड थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो 40% आप लार्ज कैप में चले जाओ, देन 30% मिड कैप में, 30% स्मॉल कैप में। उससे ये कि आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलेगी, आपकी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी आने वाली है। हाँ, अगर कई इन्वेस्टर्स ऐसे आते हैं वो कहते हैं सर हमें तो एफडी सबसे सेफ लगती है, एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा दिला दो। सो एफडी देती है आपको 7% के रिटर्न के हिसाब से। इन दैट केस आप 12 से 15% लॉन्ग टर्म में चले जाओ, वहाँ पे आपको रिस्क नहीं है, बिकॉज मिड कैप में और स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क है, आपको भी पता है। सो वहाँ पे आपको कई लोगों को लगता है कि यार जैसे मिड कैप थोड़ा नीचे गया ऊपर गया तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होने लग जाती है बहुत से लोगों की। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड को डेली देखते रहते हैं, तो मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड में लगा के भूल जाओ, डेली देखने की कोई जरूरत नहीं है उसको। सो अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, देन यू कैन गो फॉर द इक्विटी, जिसमें कि आप लार्ज कैप ब्लू चिप में लगा सकते हो म्यूचुअल फंड के। एंड थोड़ा बहुत आप उसमें हाइब्रिड में भी जा सकते हो, जिसमें आप डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में लगाते हैं। अगर थोड़ी सी भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो फिर मिक्स कर लीजिए आप 40-60-30-30, उससे आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा से ग्रोथ देगा आपको। जहाँ तक हम म्यूचुअल फंड फ्लोज की बात कर रहे हैं कि मंथली 25,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है, जो हाईएस्ट है इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। क्या एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा इसमें? क्योंकि अब जिस हिसाब से इक्विटी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल रहा है मार्केट की तरफ, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कभी ना कभी हिलेगा। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट गिरती है तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी इफेक्ट होता ही है। तो अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये गिरावट और चलती है आने वाले 6 से 12 महीने, तो क्या म्यूचुअल फंड जो एसआईपी का फ्लो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा? देखो, म्यूचुअल फंड का मुझे ऐसा लगता है कि यूथ आज के टाइम पे बिजनेस बहुत है, आज के टाइम पे जॉब्स बहुत आ रही है, एंड जब बंदा जॉब करने लग जाता है, पैसा कमाने लग जाता है, तो उसके पास थोड़ा सा फ्लो आ जाता है, उसके पास इन्वेस्टिंग की पावर आ जाती है। ठीक है, जब तक आपका जेब में पैसा ही नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे। एंड इंडिया की मैं देखूँ सिचुएशंस बहुत अच्छी है इस टाइम पे, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है। सो आपके पास सेचुरेशन पॉइंट कहीं नहीं आने वाला है। रीजन बीइंग आपके पास पैसे का फ्लो चल रहा है। जब आपका पैसे का फ्लो बंद हो जाएगा, जब आपकी इकोनॉमी डाउन होगी, तब आप सोचोगे कि भैया मेरे को पैसा नहीं लगाना है, मेरे को मेरे फ्यूचर के लिए सोचना है, जैसे कि कोविड में लोग सोचने लगे थे। इस टाइम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आपको पैसा होल्ड करके रखना है। आपकी जो इनकम है, आप हर महीने एसआईपी दी, और मैं देख रहा हूँ हर महीने एसआईपी का फ्लो बढ़ता जा रहा है। पहले 23,000 था, 24,000 था, 25,000 करोड़ दिसंबर में पहुंच गया है। सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि लोगों के अंदर ये जागरूकता आ गई है कि एफडी से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में है। एफडी एक ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो चुका है, और अगर आपको पैसा कमाना है जल्दी, वो भी सेफ तरीके से, तो लोग म्यूचुअल फंड की तरफ बहुत जा रहे हैं, बहुत जागरूक हो गए हैं। सो वो सैचुरेशन नहीं आएगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा म्यूचुअल फंड में इनफ्लो लोगों का। जैसे आपने कहा कि इंडियन मार्केट या इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी रेजिलेंस दिखाई है, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 3 सालों में, एज कम्पेयर टू जियो पोलिटिकल क्राइसिस। तो जियो पोलिटिकल क्राइसिस की जहाँ तक बात करें या ग्लोबल मार्केट्स की जहाँ तक बात करें, जब भी यूएस मार्केट में जुकाम होता है तो उसकी इफेक्ट हमें होती है। जैसे आप आज की बात कर लीजिए, कल रात को पॉलिसी आई, आज हम 1000 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में है। तो ये जो जियो पोलिटिकल क्राइसिस है वो कितनी और लंबी समय तक चलेगी, या फिर उसका जो इफेक्ट है वो आने वाले समय में कम होते रहेगा, और फिर इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से 2023 के स्टार्ट में जिस तरह से जा रहा था वैसे चलेगा? देखो, जियो पोलिटिकल क्राइसिस आप देखोगे कहीं भी आसपास रहेगी रहेगी, उसको मैं ये बोलूँ कि हम अवॉइड कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट कंसिडरिंग सो मेनी वॉर्स, सो मेनी जियो पोलिटिकल क्राइसिस, आप इंडिया की स्टेबिलिटी देखोगे बहुत बरकरार है। पिछले 2-3 साल में देखोगे यूक्रेन की चल रही लड़ाई, बट स्टिल इंडिया के मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, एंड अदर वॉर्स आर आल्सो गोइंग ऑन, उससे भी इतना इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, एंड जो देयर इनिशिएटिव है कि ग्रोथ की तरफ काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काम करना है, धंधा लाने की तरफ काम करना है, तो उसकी वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन है कि इंडिया की इकोनॉमी में जल्दी से कुछ नहीं होने वाला है। सो इंडिया का मार्केट काफ़ी अच्छा देने वाला है। अगर हाँ कहीं वॉर ही हो जाती है, कहीं किसी ने यूएस ने ही कहीं वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दी, तो देखो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इन दैट केस तो सब कुछ डाउन होगा। बट जब तक इंडिया को पर्टिकुलरली खुद वॉर में नहीं घुसता है, तब तक इंडिया की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे आपने कहा कि अनसर्टेनिटी कोई क्रैक नहीं कर पाएगा, कैसे किस समय पे कौन सी 2 कंट्रीज लड़ पड़ेगी। जैसे रिसेंटली हमने देखा था इजराइल हमारा, लेकिन अब वो सीज फायर हो चुका, लेकिन उस समय जो इफेक्ट आया था ऑल द ग्लोबल मार्केट्स में, वो शायद उस समय जो स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, उनके पोर्टफोलियो में ऐसी अनसर्टेनिटी इफेक्ट कर जाती है। अब यही अनसर्टेनिटी से मैं कहूँगा, और एक अगला सवाल मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पे, जिस तरीके से डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक हमारी प्रोफेशन में,
और उन्होंने यूथ को एक तरीके से अवेयर किया है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग और इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज से 10 साल पहले मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते थे कि हमें क्या करना है। आज मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं। पूछने का तो सवाल निकल चुका है। तो उसी तरीके से जो यूथ इस समय आया है इंडियन स्टॉक मार्केट में पोस्ट पेंडेमिक, उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, वेदर इट इज एसआईपी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और ट्रेडिंग। तो जब एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब एसआईपी चूज करते हैं, म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, तो कौन से 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो दोनों अच्छी तरीके से फुलफिल हो सके। देखो, जब आप एक एसआईपी करते हो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको ये देखना होता है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, क्या पर्पज है आपका, कितने टाइम होराइजन के लिए आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है। कि वो आपको हो सकता है फंड्स की थोड़े 1 साल बाद ही जरूरत पड़ जाए, आज आपके पास कैश इनफ्लो है लेकिन वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ओनली फॉर वन ईयर, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर चिल्ड्रंस मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन एज वेल। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले तो। उसके बाद कुछ रेशियोज हैं जो कि हमें देखने चाहिए। फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट आर द फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा तो नहीं है कि कोई फंड्स ऐसा है कि जिसका फंड मैनेजर बहुत रेगुलरली चेंज हो रहा है। एंड जितने पुराने हाउसेज है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी होगा, दीज आर द बिग जाइंट्स। इनके जनरली जो भी म्यूचुअल फंड्स है, दे आर परफॉर्मिंग गुड। सो कोई 2-4% ऊपर नीचे सब जगह रहता है, बट अदरवाइज दीज आर परफॉर्मिंग गुड, राइट। सो आपको ये देखना है कि भैया मेरा जो विजन है या मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को मेट करने के लिए कौन से फंड्स काम देंगे। मेरे को टैक्स की एग्जम्पशन लेनी है तो ईएलएसएस में जाना है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना है तो मैं स्मॉल कैप, मिड कैप में चला जाता हूँ, मेरे को कंजर्वेटिव चाहिए तो मैं डेट में चला जाता हूँ, मेरे को मिक्स चाहिए तो मैं तीनों को मिक्स कर लेता हूँ। सो यू शुड आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव विद दैट इन्वेस्टमेंट, एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर कैटेगरी में एक गिरावट का माहौल बनता है या फिर एक स्टैग्नेंट हो जाता है, कंसोलिडेशन फेज होता है, तो इक्विटी इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, या तो मिड कैप्स में स्मॉल कैप में चले जाते हैं या स्मॉल कैप से लार्ज कैप में आते हैं। जो परफॉर्म कर रहा है उसमें वो अपने पैसे को स्विच करते हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में एक सिस्टम है एसटीपी, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इफेक्टिव ज़्यादा है या फिर शॉर्ट टर्म देखो, सिस्टमेटिक विल बी गुड फॉर द शॉर्ट टर्म। आपने अपना पैसा किसी एक पर्टिकुलर फंड में डाल दिया फॉर द टाइमिंग, लिक्विड फंड में लेट्स सपोज डाल दिया, एंड फ्रॉम दैट लिक्विड फंड, बिकॉज वो सेफ फंड है, बिकॉज एफडी के जितना ही सेफ है, एफडी के जितनी से ज़्यादा रिटर्न दे देता है, एंड फ्रॉम दैट लिक्विड फंड यू कीप ऑन विड्रॉइंग एंड यू कीप ऑन ट्रांसफरिंग टू जिस फंड्स में आपको लगता है कि अब यहाँ से अच्छा पैसा आने वाला है या यहाँ पे मैं डाल दूंगा तो सही रहेगा, वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म, मिड कैप या स्मॉल कैप। सो उस केस में आप शॉर्ट टर्म वाले फंड्स के लिए अगर आप करते हो एसटीपी, देन इट इज़ गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। लेकिन जब एसटीपी की बात करते हैं तो क्या एसटीपी का कॉम्बिनेशन एसडब्ल्यूपी के साथ होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 5 years, या फिर सिंपल एसटीपी के साथ आप कंटिन्यू करिए फॉर अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन टिल योर ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट? देखो, एसटीपी के साथ आप लॉन्ग टर्म एसटीपी के साथ आप कंटिन्यू कीजिए फॉर योर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड एसडब्ल्यूपी के लिए आप एक अलग जो आपकी स्ट्रेटेजी, बिकॉज एसडब्ल्यूपी इज ए लॉन्ग टर्म गेम जो कि आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग देता है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, चाहे आप 45 साल में जाना चाहे 50 में जाना चाहे, या फिर यू वांट टू गो फॉर द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 55। दैट टाइम यू विल डिसाइड कि मेरे को कितना फंड चाहिए मेरे पोर्टफोलियो से, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप एसडब्ल्यूपी अपनी प्लान कीजिए कि मेरे को कितना पैसा मंथली चाहिए होगा। जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, इक्विटी पोर्टफोलियो हो या फिर आपका दूसरा नॉन कैपिटल मार्केट का पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। यस, प्रॉपरली अगर आपने डाइवर्सिफाइड किया है अपने पोर्टफोलियो को, वेदर इट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर प्रॉपरली आपने कुछ पैसा एफडी में लगा दिया है, गोल्ड में लगा दिया है, सिल्वर में लगा दिया है, हर एक एसेट क्लास में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक डाइवर्सिफिकेशन आपको हेल्प करता है जब भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी में डाउनफॉल हो रहा है तो गोल्ड का आपका पोर्टफोलियो अच्छे से चलेगा। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो अलग अलग एसआईपी में, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए या फिर सिंपल आपके ऑब्जेक्टिव के साथ आप चलते रहिए? उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी आप जाते हो तो थोड़ा सा आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए,
फॉर दैट योर इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स। कोई भी आपको इमरजेंसी आ गई, कोई भी इमरजेंसी फंड होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा कि आपने पैसा सारा का सारा लगा दिया एंड सडनली कोई इमरजेंसी आई, फिर आप उस पैसे को विड्रॉ कर रहे हो, रीजन भी इमीडिएटली विड्रॉ करोगे तो टैक्स भी लगेगा, पोर्टफोलियो भी हैम्पर होगा। सो सम अमाउंट यू कीप इट फॉर योर सेल्फ, फॉर इमरजेंसी फंड्स, फॉर योर लिक्विड फंड्स। उसके बाद जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेट्स सपोज आपको 20,000 की SIP करनी है या 30,000 की करनी है या लमसम करना है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख वट एवर, देन यू डू द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दो चीज़ है, एक चीज़ है तो डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनीज, कि ऐसा नहीं है कि सारा एक ही हाउस में लगा दिया, चाहे ICICI में, SBI में, HDFC में, क्वांट में या फिर मेराई में। सो यू शुड डू द डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। पता चले किसी बंदे ने एक ही कंपनी में सारे पैसे लगा दिए, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में हो, एंड वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब गया। सो उस केस में आपको अलग अलग कंपनीज में अलग अलग स्कीम्स में, जैसे कि कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, मल्टी कैप इज आल्सो डूइंग गुड, फ्लेक्सी कैप इज आल्सो डूइंग गुड। सो अकॉर्डिंगली आपको 3-4 स्कीम्स में या 4-5 स्कीम्स में यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्कीम्स में रिटर्न्स अच्छी आ रही है, रिस्क किस में कम है, या फिर किसी somebody इज रेडी टू टेक द रिस्क बट रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू डू द डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी पोर्टफोलियो हो, आजकल हम बहुत सुनते हैं काफ़ी यूथ की तरफ से कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ना सिर्फ हम डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं लेकिन अग्रेसिवली उसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो ये मैं मेरी तरफ से पूछूंगा यहाँ पे आपको सवाल कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना प्रोपोर्शन आपका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, एंड कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वेदर इट इज़ इक्विटी पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? देखो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, किसको कितने पैसे की ज़रूरत है, एंड आपको फ्यूचर में क्या आपके गोल्स हैं। अगर किसी का गोल है कि मेरे को घर लेना है आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में, तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी, बिकॉज ट्रेडिंग का यू डोंट नो कि आज पैसा है कल नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद आपको घर लेना हो एंड उस टाइम पे मार्केट एकदम से डाउन चला गया तो आपका जो पैसा घुसा हुआ है मार्केट में वो एकदम से स्टक हो गया हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या उनका पोर्टफोलियो से एक्सपेक्टेशन है कि मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कितना पैसा मेरे कॉर्पस में चाहिए। सो हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है। किसी पर्सन के लिए कोई रेशियो 10/90 हो सकता है, किसी के लिए 50-50 हो सकता है। ये भी नहीं पता कि ट्रेडिंग से इनकम कितनी जनरेट हो रही है। हो सकता है कोई पर्सन ट्रेडिंग से खाली होलसेल अपनी पूरी फैमिली ट्रेडिंग से ही कमा रहा है। कोई पर्सन हो सकता है ट्रेडिंग एज ए खाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए ले रहा है, बाकी बिजनेस से बहुत अच्छा कर रहा है, तो अगर उसको थोड़ा बहुत लॉस भी लग गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट का आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए सो दैट आप उसको पैसे को ग्रो कर सकते हो, 10 से 15% की रिटर्न्स मिल सके, और उससे फ्यूचर के आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, चाहे आपको बच्चे की शादी करनी हो या बच्चे की एजुकेशन हो, वो आप उससे फुलफिल कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि मेजॉरिटी आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लगना चाहिए, और आई ट्रूली अग्री विद दैट, क्योंकि जब हम PMS करते हैं हमारे क्लाइंट्स का तो हम लोग जो रेशियो रखते हैं वो 80-20 का रखते हैं। 80% इज प्योरली गोज इनटू इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज 2 months इन्वेस्टमेंट और 2 years इन्वेस्टमेंट, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन एंड द मार्केट सिनारियो। और जो 20% हम रखते हैं दैट इज प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे एक क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट हो और साथ ही में ग्रोथ जो है वो एक्चुअल 80% से उसको मिलते रहे। अब जहाँ तक ग्रोथ की बात करें तो आजकल के यूथ को फास्ट ग्रोथ चाहिए, किसी को स्लो पैसा नहीं कमाना है, किसी भी तरीके से उनको फास्ट पैसा कमाना है, और उसके चक्कर में एक सबसे बड़ा वर्ड आ जाता है लोन्स। अब हम देख रहे हैं कि हम इक्विटी पोर्टफोलियो के अगेंस्ट भी और साथ ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के भी अगेंस्ट हम लोन्स इजीली यूथ को मिल जाती है। अब वो लोन्स कहाँ यूज़ करें दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लेकिन ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स खुद SIP के पोर्टफोलियो हो या फिर इक्विटी पोर्टफोलियो वो प्लेज करके लोन्स जनरेट कर ले। तो ये क्या सही है और या गलत है ये चीज़? देखो, अगर आपको एक इमीडिएटली लोन की जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, और ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसके लिए में आपको 2 या 3 महीने के लिए पैसे चाहिए, 4-5 महीने के लिए पैसे चाहिए, और आपका एक पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, शेयर्स का, तो आप उसको प्लेज करके उसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हो।
सो ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने के लिए पैसा चाहिए तो आप अपना म्यूचुअल फंड खाली कर दो एंड उसके बाद जाके आप अपना जो भी 2 महीने की रिक्वायरमेंट पूरी करो एंड फिर दोबारा 2 महीने के बाद पैसा वापस डाल दो म्यूचुअल फंड में, क्योंकि 2 महीने में सिचुएशन चेंज हो सकती है। हो सकता है जब आज के टाइम अगर आप देखो तो मार्केट डाउन है, आज आपने निकाला मार्केट डाउन है, बट 2 महीने बाद हो सकता है वही मार्केट 20% की ग्रोथ दे दे और आपको लगेगा यार जब निकाला था जब तो 20% डाउन था, अब जब डाल रहा हूँ तो 20% ऊपर है, तो मेरे को तो नुकसान हो गया। सेकेंडली जब आप निकालते हो तो आपको टैक्स का नुकसान होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में निकालोगे तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में निकालोगे तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। सो वाई टू गो इन ऑल दिस थिंग्स। इससे अच्छा है कि आपके पास एक ऑप्शन है, प्लेज कर दो म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को। सो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो प्लेज कर देते हो तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। 2 से 3 महीने जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका काम है वो काम पूरा करो, फिर पैसा आ जाए तो वो पैसे को वापस म्यूचुअल फंड में डाल दो, मतलब लोन रीपे कर दो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला हुआ है। सो उससे क्या है कि म्यूचुअल फंड में पैसा ऑलरेडी डाला हुआ है तो वो कीप ऑन ग्रोइंग होता रहेगा, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाता है तो ग्रोथ रुक जाती है, तो वो आपका कहीं ब्रेक भी नहीं होगा। आपका जो लोन चल रहा है, क्योंकि लोन अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लेते हो तो मेरे ख्याल से 9-9.5% के आसपास आपको लोन मिल जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को प्लेज कर रहे हो। सो बेटर है कि पोर्टफोलियो को विड्रॉ ना करें एंड प्लेज कर ले। बहुत सारी कंपनीज आजकल आ रही हैं जो कि ये काम करती हैं, बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ देती हैं। सो डोंट सेल योर पोर्टफोलियो, ईदर प्लेज इट, 2-3 महीने 4 महीने की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करो एंड अपने पोर्टफोलियो ग्रो करते रहो कंटिन्यूसली। जैसे आपने कहा कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स को रिडीम ना करें और उनको प्लेज करके अपनी रिक्वायरमेंट, शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करें, लेकिन उसके लिए हम स्पेशली देखते हैं कि कई सारे पोर्टफोलियो में जब एनालाइज करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का पैसा एक पर्टिकुलर फंड हाउस में लगा होता है। जैसे रिसेंटली अगर पिछले 3 साल की बात करें तो क्वांट जो म्यूचुअल फंड था उन्होंने सबसे हाईएस्ट रिटर्न दिया था, और 10 में से 9 SIP के पोर्टफोलियो में आपको क्वांट का नाम दिखेगा। तो इज इट राइट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सिंगल फंड हाउस इन डिफरेंट स्कीम्स, और या फिर आपके अलग अलग फंड हाउस होने चाहिए इन डिफरेंट स्कीम्स? देखो मैं यही बोलूँगा कि अलग अलग फंड हाउस होने चाहिए इन डिफरेंट स्कीम्स। ऑल्दो क्वांट ने काफ़ी अच्छा करा, तो क्वांट अगर मैं बोलूँगा 10 में से तो मेरे 1-2 क्वांट जरूर मिलेंगे मेरे भी, लेकिन मैं 10 में से 9 या 8 का सिलेक्शन नहीं करूँगा। रीजन बीइंग, आपने बोला कि क्वांट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बीच में आपने देखा क्वांट में एक इंक्वायरी भी आई थी। एक इशू क्रिएट हुआ था। उससे पहले 2-3 साल पहले भी एक्सिस में भी एक इशू क्रिएट हुआ था जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ। फ्रैंकलिन में भी एक इशू हुआ था। सो अगर किसी एक फंड हाउस में इशू आता है ना तो उससे उसके सारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसके सारी जितने भी फंड चल रहे हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं, तो उस टाइम आप विड्रॉ करोगे, आपका पोर्टफोलियो हैम्पर होगा। सो ऐसा नहीं है कि क्वांट में ही सारा लगाना है या किसी एक फंड हाउस में सारा पैसा आपको लगाना है। आप डिफरेंट फंड हाउस चूज करो। आपके पास 10-20 जितने भी आपकी SIP चल रही है, आप हर एक फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने की नहीं जरूरत है, लेकिन जो अच्छे फंड्स हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा डालो, सो दैट आपको ये दिक्कत ना है कि कल को, बिकॉज रेगुलेटेड मार्केट है, कल को किसी भी फंड में दिक्कत आ गई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बैठ जाएगा अगर एक जगह लगा हुआ है तो आपका। कहते हैं मार्केट में कुछ भी रिस्क फ्री नहीं है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स। तो SIP की जब बात करते हैं, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, सबको लगता है SIP एक ऐसा सेफ बेट है जहाँ पे हमारा पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ पे आपका पैसा जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, वेदर इट इज SIP, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी पोर्टफोलियो। तो जब SIP की बात करते हैं तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो शायद किसी को नहीं पता है या फिर बहुत कम जन उसके बारे में बात करते हैं? देखो, रिस्क है तो इश्क है। यस, 100%। ठीक है। सो अगर आपको एक पैसे से डबल करना है या यू नीड रिटर्न, अदरवाइज रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना, तो FD है, सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। उससे भी सेव करना है तो सेविंग बैंक अकाउंट में डाल दो। बट अगर आप, मैं बोलूँ कि FD इज आल्सो नॉट सेफ। अगर आपने 50 लाख की FD किसी एक बैंक में कर दी है एंड खुदा ना खास्ता वो बैंक डूब गया तो आपका वो पैसा डूब गया, बिकॉज मेरे ख्याल से शायद बैंक आपको 5 लाख या 2.5 लाख तक का ही इंश्योरेंस देता है उस केस में। सो आपका ऊपर का सारा पैसा डूब जाएगा। सो अगर आपको फैक्टर्स देखने हैं तो यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। रेशियोज चेक करो उस पर्टिकुलर फंड्स के, उसमें पैसा डालने से पहले। वंस यू आर डन विद द रेशियोज, देन आपको यही देखनी है कि लॉन्ग टर्म कितना है, कितने साल से चल रहा है, कौन सी बैकिंग है उसके पास, SBI का है, ICICI का है, या फिर टाटाज का है, HDFC का है। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट फंड। जहाँ तक हम SIP की बात करें तो SIP में डिफरेंट मॉडल्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे स्टेप अप SIP हुआ, या सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान हुआ, या फिर
STP हो गया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो सबसे पहले आप समझाइए हमें एग्जैक्टली स्टेप अप SIP क्या होता है। देखो स्टेप अप SIP में क्या होता है कि आप आज सपोज 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो कंटिन्यूसली नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में 10,000 के आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। बट स्टेप अप SIP में आप एक स्टेप ऊपर लेते हो, फिर ऊपर लेते हो, फिर ऊपर लेते हो। मीन्स आज आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी, कल 11 की करोगे, फिर कल 11 मतलब 10% SIP स्टेप अप लेते हैं तो देन 11,000 का फिर 10% आप उसमें पैसा कीप ऑन एडिंग। रीजन बीइंग इन्फ्लेशन है, ठीक है। आप जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ाते हो, लेट्स सपोज ओवर ए पीरियड ऑफ 5-10 ईयर्स, तो आप आज 10,000 डाल रहे हो, आपको लग रहा है मैं तो 10,000 डाल रहा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन 5 साल बाद वो 10,000 की वैल्यू हो सकता है 5,000 या 6,000 ही रह जाए। सो इन दैट केस यू नीड टू मीट द इन्फ्लेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज हमारे 100 रुपये में एक चीज़ आती है, कल जो चीज़ आएगी वो 100 रुपये में नहीं आएगी, वो 110 रुपये में आएगी। सो मुझे कल के टाइम पे उस इन्वेस्टमेंट को मीट करना है। सो उस केस में मैं हर साल 10% या 5% से मेरा SIP का अमाउंट बढ़ा दूंगा, सो दैट आई विल बी एबल टू कवर द इन्फ्लेशन एज वेल। इन्फ्लेशन भी साथ के साथ कवर हो जाएगी। अदरवाइज 30 साल बाद अगर मैं 10,000 डालूँ तो 30 साल बाद 10,000 की वैल्यू ही नहीं बचेगी, राइट। Yes. सो 30 साल बाद हो सकता है मैं 10,000 की जगह मैं 50,000 की SIP कर रहा हूँ। तो उस केस में हमें धीरे धीरे हमारी SIP को बढ़ाना चाहिए, चाहे आप 5% से बढ़ाओ, 10% से बढ़ाओ, वेल एंड गुड है। जब हम स्टेप अप SIP की बात करते हैं तो एक टर्म साथ में हमेशा कोलैटरल होता है, वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एग्जैक्टली है क्या, और कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है? देखो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। आपको ये चूज़ करना है कि मेरे को कब रिटायर होना है, बिकॉज पहले के टाइम पे हम ये टर्म नहीं सुनते थे, रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। अगर आप हमारे पेरेंट्स की बात करो, हमारे पूर्वजों की बात करो, तो कोई रिटायर नहीं होना चाहता था। बट आज के यूथ से मैं जिससे भी मैं बात करता हूँ तो यूथ ये बोलता है कि सर मैं तो काम कर रहा हूँ एंड मैं थक चुका हूँ काम कर करके, बिकॉज टॉक्सिक वर्क कल्चर है, हेक्टिक वर्क कल्चर है, मैं इतना काम नहीं करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिटायर एट द एज ऑफ 45, आई वॉन्ट टू रिटायर एट द एज ऑफ 50। तो अब मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे को मेरे खान पान के लिए, मेरे रहन सहन के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा। सो मुझे 2 लाख 1.5 लाख चाहिए होगा जस्ट टू परस्यू माई हॉबीज़, या फिर मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं, मुझे ट्रैवल करना है, तो वो सारे खर्चे के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि 50 साल की एज में मैं रिटायर हो गया और इनकम कुछ भी नहीं आ रही है। सो उस केस में SWP काम आती है। लेट्स सपोज आपका फंड साइज हो गया 50 करोड़ के आसपास, या आपका फंड साइज हो गया 30 करोड़ के आसपास एट एनी एज, चाहे वो 45 है, 50 है, 55, जब भी आप रिटायर होना चाहते हैं। एंड अब उस 30 करोड़ में से आप हर महीने 2 लाख रुपए विड्रॉ करते हो, मीन्स 24 लाख रुपए साल के विड्रॉ करते हो। उसके बाद में भी वो फंड आपका कभी खत्म नहीं होगा, आप उससे 10 या 20 साल भी पैसा निकाल लोगे, स्टिल आपका वो फंड ग्रो ही होगा, डबल या ट्रिपल हो जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आपने उस 30 करोड़ में से सिर्फ छोटा सा एक अमाउंट निकाला है, विच इज़ 2 लाख या 3 लाख। स्टिल आपका जो बैलेंस पोर्टफोलियो है वो ग्रो हो रहा है, 12 से 15% पे कंपाउंड अभी भी होता जा रहा है। तो आपका पोर्टफोलियो कभी खत्म नहीं होगा। आप समुंदर बन चुका है 30 करोड़ रुपए, अब उस समुंदर से आप एक मग निकालते रहोगे ना तो कुछ नहीं जाने वाला उसका। तो आपको SWP करनी है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, वंस यू हैव डिसाइडेड कि अब मेरे को भैया जॉब नहीं करनी है, अब ये जो पैसा आएगा इसी पैसे से मेरे को अपना घर खर्च चलाना है, मेरी हॉबीज़ पूरी करनी है मेरे को। तो जैसे आपने कहा SWP इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन यू रिटायर, लेकिन अगर हम देखें स्पेशली यूथ की माइंडसेट इस समय ये होगी कि एट द एज ऑफ 40 दे वांट टू रिटायर, जबकि कन्वेंशनल अगर एज देखें इट इज़ अबाउट 65। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही 30 से कर रहे हैं और 40 पे हम रिटायर होना चाहते हैं तो SWP आई डोंट थिंक सो इफेक्टिव होगा उतना, या फिर वो इफेक्टिव होता है? देखो SWP इफेक्टिव तब होगा जब आपके पास एक कॉर्पस होगा। यस, ठीक है। अगर आप 30 साल की एज में आपने बोला स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि जनरली अगर आप 20,000 रुपये की आप SIP कर रहे हो 10% स्टेपअप के साथ साथ, तो 30 साल में वो आपका पैसा काफ़ी कुछ बढ़ जाएगा, 15 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, कॉर्पस बन जाएगा, कॉर्पस बन जाएगा। ठीक है। अब आपके पास 15 करोड़ का, और उस केस में मैं लेके चल रहा हूँ 15% का CAGR, और 30 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा 30 साल में। 20,000 की SIP, 15% CAGR, 10% स्टेपअप, सो आफ्टर 30 ईयर्स इट विल बी अराउंड 30 CR के आसपास। अब 30 करोड़ में से आप कुछ भी पैसा निकालते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमने टाइम होराइजन लिया है 30 ईयर्स का, बिकॉज कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी आता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम ज़्यादा होता है। बट हियर टाइम इज़ वेरी लेस, 10 ईयर्स ऑफ द टाइम। तो 10 साल के लिए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा।
इंस्टेड ऑफ 20,000 मैं बोलूँगा लेट्स सपोज आप 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2 लाख रुपए से, तो 10 साल के बाद अगर आपका कॉर्पस आपको टच कर रहा है, बिकॉज आप 40 साल के एज में रिटायर हो जाते हो, तो 2 लाख रुपए मैं मांग के चलता हूँ कि आज के टाइम बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए बंदे को, अगर आपको आपको नॉर्मल जीवन जीना है। यस, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ, सारी हॉबीज़ भी पूरी करनी है, खर्चे भी है, वो सब कुछ है, तो 2 लाख रुपए आपको चाहिएगा। तो उस केस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इनिशियली बढ़ाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ 20,000 1 लाख 1.5 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट चालू करनी पड़ेगी। कॉर्पस में बैठ जाओ, आप समुद्र क्रिएट कर लो, समुद्र इकट्ठा हो जाएगा जो आपके पास 30 करोड़ के आसपास या 20 करोड़ के आसपास। उसके बाद चाहे आप 40 पे रिटायर हो जाओ, चाहे 55 पे रिटायर हो जाओ या 60 पे रिटायर हो जाओ, तो वो कॉर्पस आपको देखना पड़ेगा मुझे कब तक क्रिएट करना है। जब हम इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं हमारे क्लाइंट्स का, तो हम एज पर कैपिटल अमाउंट उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्लूड करते हैं। Yes. अगर ये कैपिटल है तो इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए, या फिर इतना कैपिटल है तो इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। उसी तरीके से जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, स्पेशली विथ लमसम अमाउंट, नॉट विथ SIP, यस, तो उसमें एक म्यूचुअल फंड आइडियल पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ फोलियोज होने चाहिए? देखो आइडियल फोलियो में 5 से 6 फंड्स होने चाहिए, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स सपोज 50 लाख का है, 1 CR का है, तो ऑब्वियसली उससे थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस केस में हमें थोड़ा सा डेट फंड्स भी जाने पड़ेंगे, हाइब्रिड फंड्स भी जाने पड़ेंगे। बट अगर छोटा फंड्स का आपका साइज़ है, तो उस केस में आइडियल मैं बोलूँगा 4 से 5 होने चाहिए। अगर थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाता है तो आप 7-8 उसमें कर सकते हो, बिकॉज अमाउंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा रिस्क को आपको और मिटिगेट करना पड़ेगा उस केस में। एज अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर एक लेमैन आपके पास आता है विद एक्स अमाउंट, आप क्या सजेस्ट करेंगे उस एक्स अमाउंट को डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इक्विटी पोर्टफोलियो, या फिर वो पूरा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहेंगे? देखो लेमैन आता है तो लेमैन से पहले ये समझना पड़ेगा मुझे कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, कि उसको ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने उसको थोड़ा सा इक्विटी में लगा दिया या आज मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया और वो 2 महीने बाद आके मेरे सामने खड़ा हो गया और वो बोल रहे जी मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, तो अगर आज के टाइम पे मैं लगा दूं और सिचुएशन ऐसी चल रही है 10% 20% मार्केट और नीचे गिर गया, तो 2 महीने बाद आके वो मेरे को बोलेगा ना तो मैं इक्विटी से पैसा दे पाऊंगा उसको, ना मैं म्यूचुअल फंड से दे पाऊंगा। 100%। सो आई नीड टू फर्स्ट आस्क हिज फ्यूचर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कितने टाइम के लिए वो लगाना चाहता है। सो अगर वो कहता है जी ठीक है मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ, एंड इन दैट केस मैं उसका 80% जो है वो म्यूचुअल फंड में ला लूँगा एंड 20% मैं उसका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। ये सवाल पूछने का कारण यही था, स्पेशली यूथ के माइंडसेट का, कि यूथ का जो माइंडसेट है स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक, उनको लगता है कि आज हमने पैसा डाला 6 महीने में पैसा हमें वापस मिलना चाहिए, जो होता नहीं है स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो स्पेशली अगर जब इक्विटी की बात करें या म्यूचुअल फंड्स की बात करें, यहाँ पे टैक्सेशन में म्यूचुअल फंड ज़्यादा सेफ है या फिर इक्विटी पोर्टफोलियो ज़्यादा सेफ है? देखो अगर आप टैक्सेशन की बात करोगे तो इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में टैक्स के इम्पैक्ट सेम ही है, बट हाँ रिटर्न्स थोड़ी सी फ़र्क पड़ जाता है। कि इक्विटी के रिटर्न्स, जैसे कि आपने मेरे को अभी बोला कि यूथ के बारे में, यूथ हमेशा ये सोचता है कि मेरे को डबल करना है। सो आज के टाइम पे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको 6 महीने में 10 दिन में 20 दिन में पैसा डबल करके दे देगा। दैट इज़ गैम्बल। अब आप गैम्बल खेलने जाते हो तो जो कि जितने भी लोग गैम्बल खेल रहे हैं, चाहे वो गेम्स के थ्रू खेल रहे हो, चाहे वो इंटरडे के थ्रू खेल रहे हो, कोई भी पैसा नहीं कमा रहा है। 97% ऑफ द पीपल आर डूइंग द लॉस इन टू द इंटरडे। और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ लोगों से सुनने को भी मिलता है कि आजकल जो ये ऑनलाइन गेमिंग्स चल रही है, ऑनलाइन गेम्स के थ्रू लोग पैसे लगाते हैं, वहाँ पे भी लोग बहुत अपना पैसा खो देते हैं। रीजन बीइंग सबको एक ही दिन में करोड़पति बनना है, एक ही दिन में पैसा कमाना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक स्टेप होता है, और उस स्टेप के थ्रू, उस प्रोसेस से हर बंदे को गुजरना पड़ता है। जब तक आप उस स्टेप से, उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, आप अमीर नहीं बन सकते हो। तो पैसा कमाने के लिए आपको प्रोसेस से सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा, और धीरे 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 भी आपका कॉर्पस और पोर्टफोलियो बनेगा। आप सोचो कि मेरे पास आज 1 करोड़ है और मैं 10 दिन बाद 10 करोड़ कमा लूँ, चाहे वो आपके पास आ जाए चाहे मेरे पास आ जाए, ना आप उसको 10 करोड़ कमा कर दे सकते हो, ना मैं करके दे सकता हूँ। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट इनकम। पैसा बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब टैक्स की बात यह है कि दोनों केस में, जो लॉन्ग टर्म केस में अगर आप जाते हो तो 12.5% टैक्स लगेगा, एंड अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हो तो 20% आपका टैक्स लगेगा। बट स्टिल इट इज़ ऑन द लोअर साइड एज कम्पेयर टू द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप देखते हो तो टैक्स जो लगता है 30% लगता है।
आपने जितना भी पैसा कमाया उसके ऊपर आपका 30% टैक्स लग जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग इनटू द 30% स्लैब रेट। बट यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी में 1,25,000 की आपको एग्जिम्पशन मिल जाती है म्यूचुअल फंड में, अगर आपने लॉन्ग टर्म में लगाया। सो हर साल 1,25,000 रुपये तक का आपका टैक्स बच सकता है, बिकॉज उतना एग्जम्प्ट होता है। तो व्हाट वी डू, हम जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो हम नलीफाई कर देते हैं, मीन्स आज ही सेल कर दिया, आज ही परचेज कर लिया। तो 1,25,000 तक का जितना गेन होता है वो हम हर साल उनका सेट ऑफ करा देते हैं, जो कि टैक्स में थोड़ा सा लैक्यूना मैं बोलूँगा। और उसका बेनिफिट उठा के जितने भी क्लाइंट्स का अच्छे पोर्टफोलियोज हैं, जो अच्छी ग्रोथ दे रहा है, 1,25,000 का सेल कर दिया, 1,25,000 का ही परचेज कर लिया, तो मेरी एनएवी पे, मेरे पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। बट मेरी डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेज चेंज हो जाती है, तो उससे मैं हर साल 1,25,000 तक का बेनिफिट ले सकता हूँ उस केस में, जो कि ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट में अवेलेबल नहीं है। एंड फिक्स डिपॉजिट में एक और नुकसान है कि टैक्स जो लग जाता है ना, आज ही लग जाता है, एक्रू पे ही लग जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में जो आप सेल करोगे उस टाइम पे टैक्स लगेगा। इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, इमीडिएटली जैसे आपने पैसा लगाया, साल के आखिर में बैंक आपका टीडीएस काट लेता है, तो आपको टैक्स जमा कराना ही पड़ता है। जैसे आपने आपके आंसर में कहा कि सबको रातों रात अमीर बनना है, आई टेल यू देयर इज अ डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी। वेल्दी वो इंसान होता है जो रात को सुकून से सो सकता है, जो अपनी नॉलेज से वेल्दी हो, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है और अपने लिए जीता है। और रिच वो है सिर्फ वो पैसे के पीछे भागता है। ये जो चार चीज़ें मैंने कही वो उसके लाइफ में नहीं होगी, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा। और आज का यूथ रिच बनना चाहता है, वेल्दी नहीं बनना चाहता है। और ये ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम समझ आती है। आज जब हमने भी करियर की शुरुआत की थी तब हम भी रिच बनना चाहते थे, लेकिन जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तब लगता है कि नहीं, वेल्दी बनना सही है, ना कि रिच बनना। उस पे मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊँगा आप पे। जैसे आपने क्लियरली अच्छी तरीके से समझाया कि टैक्सेशन में क्या क्या बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड और इन टर्म्स ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो, लेकिन काफ़ी सारे लोगों से हम सुनते हैं कि अगर एचयूएफ अकाउंट खोलते हैं तो एचयूएफ अकाउंट में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, वेदर इट इज़ इक्विटी और म्यूचुअल फंड। तो ये क्या चीज़ है? देखो, एचयूएफ एक जी फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। उसको हम एज ए टैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, टैक्स सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एचयूएफ में जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, यू आर हिंदू एंड उसमें आपके पास बेबी हो गया, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट द एचयूएफ। आपको एचयूएफ की डीड बनानी है, एचयूएफ का पैन कार्ड अप्लाई कर देना है। अब आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पास 2 पैन हैं एंड एक पैन कार्ड आपके पास एचयूएफ का रह गया। एचयूएफ को इनकम टैक्स में एक सेपरेट एंटिटी के नाम से गिना जाता है, सेपरेट एंटिटी माना जाता है। सो हस्बैंड वाइफ का 2 पैन हो गया प्लस एक पैन हो गया एचयूएफ का। सो यू हैव 3 पैन कार्ड, जिसमें आप एक एडिशनल पैन कार्ड के बेसिस पे आप उसमें टैक्स बचा सकते हो। अब एचयूएफ में आप इंटरेस्ट की इनकम ले सकते हो, एचयूएफ में आप कैपिटल गेन का काम कर सकते हो, एचयूएफ में आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, एचयूएफ के नाम पे आप म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। लेट्स सपोज यू आर ए सैलरीड पर्सन, तो आपका ऑलरेडी 30% स्लैब में आप फॉल कर रहे हो। एंड अगर आपका इंटरेस्ट इनकम आती है, आपकी फिक्स डिपॉजिट से कोई इनकम आती है, आपकी शेयर ट्रेडिंग से कोई इनकम आती है, दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल इन योर नेम। बट इन केस ऑफ द एचयूएफ वो 2.5 लाख 3 लाख तक की स्लैब मिल जाती है एचयूएफ में, एंड उतना अमाउंट आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, उस पर आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो भी बंदे, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास टैक्स प्लानिंग के लिए, एचयूएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे हमारे पास एडिशनल पैन आ गया है, और ये सारे ऑप्शंस लेजिटिमेट वे में आप एचयूएफ में कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वे यू कैन सेव टैक्स। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 7 लाख दोनों न्यू स्कीम में प्लस 3 लाख यहाँ पे एचयूएफ में आ गया, तो 17 लाख तक के आसपास आप पैसा बचा सकते हो अगर आप पैसा कमा रहे हो, और उस पर आपको 0 टैक्स देने की जरूरत है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर आपका। जैसे आपने इस समय एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से एचयूएफ का भी एडवांटेज बताया इन टर्म्स ऑफ इक्विटी और इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अब मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे ईटीएफ के बारे में, जो स्पेशली एक नया मॉड्यूल है, रिसेंटली आया है पोस्ट पेंडेमिक। उसके पहले भी था लेकिन नॉलेज में इस समय पब्लिक के पोस्ट पेंडेमिक आया है। एग्जैक्टली ईटीएफ होता क्या है पहले वो समझाइए, और उसके बाद हम ईटीएफ पे और सवाल लेंगे। तो ईटीएफ क्या है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि एक्सचेंज पे ही ट्रेड हो रहा है और वो डायरेक्टली फंड्स पे पैसा लगा रहा है, ठीक है। उसमें कोई मेरे ख्याल से मैनुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसा लगा रहा है, कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, डायरेक्टली आपने कोई ईटीएफ चूज कर लिया। म्यूचुअल फंड के भी बहुत सारे ईटीएफ आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड में भी आप गोल्ड के ईटीएफ में भी आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि वो ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड में मेरे को बोलो कि गोल्ड का म्यूचुअल फंड कोई परचेज करना चाहता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हम रिकमेंड कर देते हैं कि क्या तो आप म्यूचुअल फंड में, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लीजिए, या फिर गोल्ड का ईटीएफ परचेज कर लीजिए।
क्योंकि वो डायरेक्टली गोल्ड में परचेज कर रहा है एंड यू विल बी गेटिंग द गुड रिटर्न इन दैट, एंड उसमें शायद जो रेशियोज है, एक्सपेंस रेशियोज है, वो काफी कम है ईटीएफ के केस में। जब आपने ईटीएफ के बारे में कहा कि ईटीएफ में जनरली सबके मुंह से हम सुनते हैं गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ या फिर और कोई कमोडिटी का ईटीएफ, लेकिन अगर अब जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो इज इट एडवांटेज ऑफ गेटिंग एन ईटीएफ इन पर्टिकुलर सेक्टर, या फिर एक पर्टिकुलर थीमेटिक अगर आपके पास थीम है उसमें ईटीएफ करना बेटर है, जैसे इंडेक्स ईटीएफ हो गया या फिर बैंक ईटीएफ हो गया, बैंक बीज हो गए, पीएसयू बीज हो गए, तो वो एडवांटेज रहता है या फिर वो डिसएडवांटेज है? देखो, अगर आप थीमेटिक जाते हो या फिर आप किसी बैंक के ईटीएफ में जाते हो या फिर किसी इंडेक्स के ईटीएफ में जाते हो, तो ऑब्वियसली अगर इंडेक्स अच्छा कर रहा है तो ईटीएफ भी अच्छा ही करेगा। ठीक है, बैंक अच्छा कर रहा है तो ईटीएफ भी अच्छा ही करेगा। बट अगर इंडेक्स ही अच्छा नहीं कर रहा, मार्केट ही डाउन है, तो ऑब्वियसली ईटीएफ भी अच्छा नहीं करेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली उस इंडेक्स के थ्रू ही पैसा लग रहा है उसमें। सो अगर हम ईटीएफ के थ्रू कर ले, उसमें क्या थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम है, लोगों को टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंडेक्स पे पैसा लग गया तो उनको लगता है कि भैया मेरा पैसा सब जगह लग जाएगा। बट इक्विटी में करना है डायरेक्ट, तो ऑब्वियसली आप चुन लो, आपके पास नॉलेज है तो आप इक्विटी में कर सकते हो, नहीं नॉलेज है तो आप ईटीएफ में चले जाओ, म्यूचुअल फंड में चले जाओ। म्यूचुअल फंड में भी जो जितने भी कमोडिटीज आए उसके ईटीएफ में, क्योंकि उसको परचेज करने की हैसल है। अब वो गोल्ड आप परचेज नहीं कर सकते हो क्योंकि उस फिजिकल गोल्ड रखने की दिक्कत है, उसको सेल करने की दिक्कत है। यहाँ पे आपने गोल्ड के ईटीएफ में परचेज कर लिया एंड आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी हो गई, म्यूचुअल फंड में भी हो गई, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट भी हो गई। सो इन दैट केस कमोडिटीज के केस में थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि ज्यादा आपको वैल्यू देगा, क्योंकि आप के पास ऑप्शंस नहीं है। सिल्वर, कितना सिल्वर खरीदोगे? 1 किलो 2 किलो सिल्वर घर पे रखने का जगह भी चाहिए मेरे को, ठीक है, चोरी होने का भी डर लगता है, बाद में सेल करने की भी दिक्कत है। इंस्टेड ऑफ दैट आपने ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म में खरीद लिया और वहां से आपके पास सिल्वर का भी ईटीएफ आ गया, गोल्ड का भी ईटीएफ आ गया। जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन ईटीएफ इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर इज बेस्ट एट राइट नाउ। और अगर हम करेक्शन की बात करें तो मार्केट में इस समय पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 13% अपने हाई से नीचे है, Yes. लेकिन अगर गोल्ड की बात करें तो लाइफ टाइम हाई पे है, सिल्वर अपने लाइफ टाइम हाई पे है। तो आने वाले 2025 में आपको क्या लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ज़्यादा एडवांटेज देंगे या फिर एक पर्टिकुलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपका ईटीएफ अच्छा एडवांटेज देगा? देखो, मैं बोलूंगा कि गोल्ड का इस टाइम चल रहा है, गोल्ड काफी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, बट अपनी पीक से जाने के बाद गोल्ड भी डाउन है। मेरे ख्याल से 85 के आसपास गोल्ड टच करा था, उसके बाद अभी 76 77 के आसपास गोल्ड चल रहा है। एंड उसके साथ साथ सिल्वर में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो सिल्वर आई नोट रिकमेंड कि आप जाएं उसमें। बट अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, इफ यू आर डूइंग द गुड इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इक्विटी प्लस गोल्ड का ऑप्शन रख सकते हैं। थोड़ा सा 20% के आसपास आप गोल्ड रख लो, 10% के आसपास अपने फिक्स डिपॉजिट रख लो, एंड उसके बाद आप अपना म्यूचुअल फंड रख लो। थोड़ा सा अगर आपके पास शेयर्स में रखना है, देन इक्विटी में इन्वेस्ट डायरेक्ट करना है, तो आप वहां पे कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि ईटीएफ में डिफरेंट टाइप्स है और उस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ईटीएफ को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगला सवाल आपको पूछना चाहूँगा कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो एग्जिट लोड और एंट्री लोड, एक्सपेंस रेशियो, इसके बारे में कुछ हमारे यंग इन्वेस्टर्स को बताइए। देखो, मार्केट में मिथ है कि जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा ना, आपको उस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उस फंड में इन्वेस्ट करना है। दिस इज द मिथ। देखो, एक फंड है आपका जिसका एक्सपेंस रेशियो है 50 पैसा, दूसरा फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 1%, लेकिन जो 50 पैसा एक्सपेंस रेशियो है वो आपको रिटर्न दे रहा है 12% की, बट जिसका 1% है वो आपको रिटर्न दे रहा है 19% की, 18% की, 20% की। कहां पे इन्वेस्ट करोगे आप? ऑब्वियसली सेकंड फंड में। सो आज के टाइम में मार्केट में मिथ फैला दिया कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो तो वहां पे आप इन्वेस्ट मत करो। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट। मेरे को अगर 20% रिटर्न मिल रही है 1% देके, तो मेरे को नेट तो 19% बच गया, और वहीं मेरे को 12% की रिटर्न मिल रही है। 50 पैसा देने के बाद मेरे को 11.5% ही मिला, तो मैं 19% की रिटर्न लूंगा, ना कि मैं 11.5% की। सो इस केस में एक्सपेंस रेशियो नहीं चेक करना, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ मुझे रिटर्न्स भी चेक करने कि रिटर्न्स कौन सा फंड ज्यादा दे रहा है। हाँ, किसी का एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, रिटर्न्स भी कम है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं इन्वेस्ट करूंगा। और किसी का एक्सपेंस रेशियो कम है और रिटर्न्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स दोनों चीज देखनी है। एग्जिट लोड आज के टाइम पे जब लगता है कि जब जनरली क्या है कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया एंड इमीडिएटली आप पैसा निकाल लेते हो। जनरली क्या होता है कि 90 डेज या 1 साल का पीरियड रहता है, उससे पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो काफी सारे फंड्स हैं जो आपको 1% के आसपास का एग्जिट लोड लगाते हैं। या फ्यू फंड्स जहाँ पे वो नहीं भी है, कुछ में 9 डेज का है, कुछ में 30 डेज का है, कुछ में 60 डेज है। सो जब आप पैसा विड्रॉ करते हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले,
तब आपका 1% के आसपास या 50 पैसे के आसपास एग्जिट लोड लगता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो कि किसमें एग्जिट लोड कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना है। शॉर्ट टर्म है तो उसमें एग्जिट लोड ना हो, ऐसी स्कीम्स में हम जाएं। लॉन्ग टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल के बाद तो कहीं पर भी एग्जिट लोड नहीं लगता। एंट्री लोड पहले लगता था, आजकल कोई एंट्री लोड नहीं लगता। जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि 50% कमीशन लेने वाला या 1% कमीशन लेने वाले में डिफरेंस है। ज़्यादा करके इन्वेस्टर्स जो 50% के पास जाते हैं उनके परफॉर्मेंस पे कोई ध्यान नहीं देता है। उसी तरीके से जो प्रोफेशनल ब्रोकरेज हाउसेस है या फिर ऑर्थोडॉक्स ब्रोकरेज हाउसेस है हमारी की तरह, आज उनके पास अगर इन्वेस्टर्स को बोलो आने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर उसके सामने डिस्काउंट ब्रोकर का ऑप्शन रख दीजिए या ज़ीरो ब्रोकरेज का ऑप्शन रख दीजिए, इन्वेस्टर पहले ज़ीरो ब्रोकरेज देखेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल जो इस समय सालों से इस फील्ड में अपने क्लाइंट्स को अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, उनके पास कोई नहीं आएगा क्योंकि वो सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, ब्रोकरेज ले रहे हैं। तो ये डिफरेंस हो चुका है यूथ की माइंडसेट में और ये माइंडसेट यूथ को चेंज करना है। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया था इंट्रोडक्शन में, खेलो इंडिया खेलो, ये माइंडसेट चेंज करना है स्पेशली इंडियन यूथ को। इस पे मैं अगला सवाल आपको पूछूंगा, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरीके के म्यूचुअल फंड ज़्यादा सुनाई देते हैं, एक्टिव और पैसिव। इसका डिफरेंशिएट बताइए। देखो, एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें कि जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली उसमें काम कर रहा है, एक्टिवली उसके मैनेज कर रहा है उस फंड को। एंड पैसिव होता है जिसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, उसने इंडेक्स के बेसिस पे इंडेक्स पे लगा दिया पैसा और अकॉर्डिंगली इंडेक्स के बेसिस पे वो फंड्स काम कर रहे हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि फंड मैनेजर वो उस पर काम कर रहा है, उसमें पैसा निकाल रहा है, लगा रहा है, वो एक्चुअली चेक कर रहा है कि भैया मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा, तो इसमें से पैसा निकाल के दूसरे में लगा दो। पैसिव में कोई चेकिंग नहीं है, कोई भी नहीं है, पैसा लगा दिया, छोड़ दिया, भूल जाओ। और एक आपने जो अभी बात कही, जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा था कि मैं सुबह आई थिंक जी न्यूज के अनिल जी का भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आज के टाइम पे यूथ को ये लगता है कि भैया मैं ब्रोकर को पैसा ना दूं एंड मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा नहीं दूं, क्योंकि वहां पे जाऊंगा तो थोड़ा सा मेरा पैसा फालतू लगेगा। लेकिन आप उनका भी वीडियो सुनेंगे तो उन्होंने यही बोला था कि आपको वो थोड़ा सा पैसा ले जरूर रहा है, लेकिन उस थोड़े से पैसे से आपका इतना पैसा बन जाएगा कि आपको फील ही नहीं होगा कि उसको पैसा दिया है। यस, 100%। रीजन बीइंग, जैसे आपकी इंडस्ट्री में बता रहे हो कि आपको नॉलेज है कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा परफॉर्म नहीं करेगा, कौन से अभी एग्जिट करना है, कौन से में एंट्री करना है। इसी टाइप से म्यूचुअल फंड में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो पर्सन है, जो एडवाइजर है, ही हैज द नॉलेज, ही हैज द इनसाइट कि कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, किस टाइम पे हमें रुक जाना चाहिए, किस टाइम पे हमें डालना चाहिए। सो आप छोटे सा एक्सपेंस देख लेते हो, छोटा सा आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स के बेसिस पे आप सुन लेते हो कि भैया किसी ने बोल दिया कि एक्सपेंस रेशियो है, या किसी ने ये बोल दिया कि कमीशन लग रहा है, लेकिन कुछ सर्विस दे रहा है आपको फ्री में, तो आज के टाइम कुछ नहीं मिलता है। इफ समबडी इज गिविंग द सर्विस और उस सर्विस से आपकी रिटर्न 5% की जगह 20% हो रही है, तो व्हाई नॉट टू गिव 50% टू दैट पर्सन एज वेल। यस, 100%। जब वो अपना समय, अपनी नॉलेज आपका पोर्टफोलियो में लगा रहा है तो उसे भी कुछ हक बनता है आपके पोर्टफोलियो या फिर आपके रिटर्न्स में से कुछ कमाने का। और ये जो स्पेशली 2020 के बाद जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, हम सभी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे पॉडकास्ट में, लेकिन स्पेशली जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं उन्होंने यूथ के माइंडसेट को पूरा डिस्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम ओल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम ओल्ड एज ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ गेटिंग मनी properly invested in market and getting returns from that particular investment। जहाँ तक अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें, अब हम देख रहे हैं कि सेबी की तरफ से भी कुछ एक्शंस आ रहे हैं कि अब आप ज़ीरो ब्रोकरेज नहीं लगा सकते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर्स के चलते काफ़ी सारे जो ओरिजिनल ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने भी अपने बिजनेस को हाथ से ना जाए उसके लिए उन्होंने भी ज़ीरो ब्रोकरेज देना चालू कर दिया था, लेकिन अब वो भी मिनिमम ब्रोकरेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अगला सवाल आपको पूछना चाहूँगा, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि इक्विटी में हमें शॉर्ट टर्म के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म में या फिर मीडियम टर्म के लिए। तो जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो काफ़ी सारे प्लान्स हमें सुनाई देते थे, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान या फिर आपका कोई इमरजेंसी प्लान है, तो उसके बारे में कुछ हाईलाइट बताइए। देखो, जैसे कि आपने बोला कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अपने लेट्स सपोज बहुत सारे लोग एसआईपी करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। सो वो एक चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान आता है जिसमें कि थोड़ा लॉकिंग पीरियड होता है, डिपेंडिंग ऑन द फंड हाउस टू फंड हाउस डिफरेंट लॉकिंग पीरियड होता है।
बट दैट इज स्पेसिफिकली जब आपका चिल्ड्रन 18 साल की एज के ऊपर अटेन हो जाएगा, जब उसकी एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिएगा, तो वो पैसा आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ रिटायरमेंट के लिए होता है कि वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा देंगे। कुछ ऐसे है जैसे ईएलएसएस है, ईएलएसएस में 3 साल का लॉकिंग है, लेकिन वो आपको टैक्स बचा देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में स्कीम्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको मैरिज के लिए पैसा चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, आपको घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, या फिर आपको जस्ट सेविंग करनी है, आपको सब कुछ है लेकिन आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट यू विल डिसाइड कि मेरे को किस प्लान में जाना है। चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान काफी अच्छे काम कर रहे हैं, काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। सो अगर किसी को अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए रखना है, तो वो उसमें जा सकते हो। वो बच्चे के नाम पे खुल रहा है एंड उसमें आपको बस लॉक इन पीरियड थोड़ा सा रहेगा, बाकी फंड्स में लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे आपने कहा लॉक इन पीरियड, तो यहाँ पे ज़्यादा करके हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स ओपन एंडेड फंड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म विजन हो तो इट इज़ बेटर टू गो विद अ लॉक इन पीरियड, ताकि आपके पास ऑप्शन ही ना हो पैसे को हाथ लगाने का। निकालने का। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको मैं पूछना चाहूँगा, जब हम चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं या रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट इज़ चाइल्ड एजुकेशन प्लान और रिटायरमेंट प्लान? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स अपनी सेफ्टी के लिए भी चाइल्ड एजुकेशन प्लान में पैसा लगाते हैं ताकि ज़्यादा कुछ रिटर्न मिल जाए। देखो, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, रिटायरमेंट प्लान्स आर गुड अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि लॉकिंग पीरियड अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं पैसा निकाल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि अगर मेरे पास लॉकिंग पीरियड का ऑप्शन नहीं है, मैं इमीडिएटली कभी भी निकाल सकता हूँ। मुझे थोड़ी सी भी जरूरत आई, ऑल्दो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यार म्यूचुअल फंड में लाख रुपए पड़ा है, वो निकाल के वहां पे डाल दो। और वो मैं रोक सकता था। आई कुड हैव अवॉइड, लेट्स सपोज गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है, मेरे को 1 लाख रुपए कम पड़ रहा था या लोन कम लेना था या कम अप्रूव हुआ, तो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ से निकाल के वहां पे डाल दिया। अदरवाइज क्या होता कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उसको विड्रॉ करने का, निकालने का, तो आप गाड़ी पे लोन का थोड़ा ज्यादा ट्राई करते या आप कैश कहीं से और से देते। सो उस केस में आपके पास जब ऑप्शन आ जाता है ना कि विड्रॉ करने का, तो आपको लगता है कि यार ये पैसा क्या कमाएगा, विड्रॉ कर लेते हैं। बट जब ऑप्शन ही नहीं है, तो क्योंकि पैसा कंपाउंड हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उस केस में वो रिटर्न थोड़ी ही ज्यादा देके जाता है क्योंकि टाइम ज्यादा मिल गया। तो जितना टाइम मार्केट में ज्यादा पैसा रखोगे, उतना ज्यादा आपका कंपाउंड होगा, उतनी ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलती जाएगी। आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी सारे यूथ या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंस के बारे में काफ़ी सारा ज्ञान दे रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर गुड, सम ऑफ देम आर डिस्ट्रैक्टिंग। तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा, वेदर वी हैव टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जस्ट बिकॉज दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, या फिर एक्चुअल में उस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, या फिर उसके नॉलेज कितनी है उसको प्रेफरेंस देना है, या फिर उसके नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स को प्रेफरेंस देना है? देखो, आपको सबसे पहले तो समझना है कि जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हाउ एक्यूरेट दैट इन्फॉर्मेशन इज, राइट। अगर एक खाली इन्फॉर्मेशन दे दी और फॉलोअर्स बना लिए और वो इन्फॉर्मेशन गलत है, या फिर कोई ऐसे एक्ट करके जिससे फॉलोअर्स बन गए, तो हमें उस चीज में नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि जहां से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया से मिल रही हो, चाहे किसी वेबसाइट से मिल रही हो, चाहे किसी ईमेल से मिल रही हो, वी हैव टू ट्रस्ट द सोर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। कि चाहे मेल आ रही हो, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट हो, किसी और वेबसाइट हो, हमें पता है कि हाँ ये वेबसाइट ऐसी है, इस पर ट्रस्ट करा जा सकता है, इस पर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह से इन्फ्लुएंसर्स के केस में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इन्फ्लुएंसर आपकी इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है, राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, किस टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, कौन बंदा आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रस्ट फैक्टर ऑन दैट पर्टिकुलर सोर्स। जहां से आपको ट्रस्ट मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के 10,000 फॉलोवर्स हैं, किसी के 1 लाख हैं या 1 मिलियन है। अगर इन्फॉर्मेशन सही है, उसके बताने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको आप मान सकते हैं कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन सही मिल रही है। जैसे आपने शुरुआत में कहा था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या टेलीग्राम यूनिवर्सिटी, ये चलन पोस्ट पैंडेमिक काफ़ी चल चुका है, वेदर इट इज़ इक्विटी फाइनेंस मार्केट और एनी अदर नॉन कैपिटल मार्केट। तो एक्चुअल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर टेलीग्राम यूनिवर्सिटी यूज़फुल है, या फिर ये एक स्कैम है जिसमें महीने के 60,000 70,000 करोड़ का एक बिजनेस हो चुका है टेलीग्राम का? अगर टेलीग्राम की बात करें तो जस्ट बाय गिविंग द टिप्स, अगर पूरे टेलीग्राम के मंथली इनकम की बात करें तो उसमें 60 से 70,000 करोड़ का रेवेन्यू जस्ट टेलीग्राम बिजनेस में इक्विटी मार्केट से आ रहा है। तो एक्चुअल में ये स्कैम है, या फिर इसमें भी एक्चुअल में हकीकत में किसी इन्वेस्टर्स को हेल्प होता है? देखो, मेरे को नहीं लगता कि टेलीग्राम पे कोई भी आपको फ्री फंड में नॉलेज देगा। ठीक है, दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डेटा,
कि डेटा आ गया आपके पास और आप काम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर फंड हाउस के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए, वहां से आपने पैसा ले लिया एंड यू वांट टू डू द बिजनेस ऑफ बाइंग या सेलिंग का काम कराना है कि इससे आज बाय कराना है, इसको आज सेल कराना है। इफ यू वांट टू एक्चुअली इन्वेस्ट, देन आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टेलीग्राम यूनिवर्सिटी पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं। आपने खाली जस्ट बिकॉज आपको ऊपर एक ऐड चल गया, आपने क्लिक करा, आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो गए एंड उस ग्रुप में बता दे कल ये परचेज कर लो, ये सेल कर दो, ये परचेज कर लो, सेल कर दो। व्हाट इफ कल को ग्रुप का बंदा ही गायब हो गया? व्हाट इफ उस ग्रुप से आपको रिमूव कर दिया? यू डोंट नो हु इज ऑपरेटिंग दैट ग्रुप। सो बेटर है कि आप किसी पर्सन से मिलो, वन टू वन किसी से। अगर आपको एडवाइस लेनी है, आपको समझना है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप वैसे भी तो व्हाट्सएप की टिप से काम कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम की टिप से काम कर रहे हो, आप टेलीग्राम की टिप से काम कर रहे हो। सो अगर आपको टिप ही चाहिए तो ऐसे बंदे के पास जाओ ना जो प्रोफेशनल हो, जो आपकी बात सुन सकता हो, जिसको आप देख भी सकते हो, मिल सकते हो, कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हो। एंड वहां पे जाके यू डिस्कस योर प्लान्स, यू डिस्कस योर ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली वो पर्सन आपको बताएगा कि भैया यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, ऐसे इन्वेस्ट कर लो, ऐसे इन्वेस्ट कर लो। खाली टिप के बेस पे करोगे तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा और कोई फायदा नहीं होने वाला उस केस में। जैसे आपने कहा कि इस समय टेलीग्राम और व्हाट्सएप एक एक हद तक सही है और 90% हम कह सकते हैं स्कैम है यहाँ पे। आजकल हम देख रहे हैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 40s की एज में, हमारे व्यूअर्स ऑडियंस गेस कर पाएंगे मेरे ये स्टेटमेंट के एंड में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। 40s पे 45 की एज में वो बंदा है एंड ही इज़ इन्फ्लुएंसिंग दैट यू हैव टू स्टे इन रेंटेड हाउस। खुद का हाउस मत खरीदिए, रेंट हाउस पे रहिए। मेरी 40 साल की उम्र है, मेरा 6 करोड़ का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, मैं जब 60 साल का होगा तो मेरे 100 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाएगा। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली सही है एक खुद का हाउस निकाल के रेंट पे रहना, जस्ट बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज योर मंथली एसआईपी एंड यू वांट टू गेट अ कॉर्पस ऑफ 100 CR विच इज अनसर्टन। आज से 5 साल के बाद भी क्या होगा इस इंडस्ट्री में नहीं पता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड मार्केट इज अ मार्केट ऑफ अनसर्टनिटी। आज कल क्या होगा वो हमें नहीं पता है, तो 20 साल के बाद क्या होगा वो कैसे कोई जज कर पाएगा। तो इज इट गुड टू सेल योर ओन हाउस एंड टू इन्फ्लुएंस इंडियन यूथ कि आप खुद का घर बेच के रेंट पे चले जाइए और महीने की 5 लाख की एसआईपी कीजिए ताकि 60 साल की उम्र में आपके पास 100 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। देखो, घर खरीदना जैसे मैं हर बार बोलता हूँ एक इमोशनल डिसीजन है। जब से ही हम अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें घर वाले बोलने लग जाते हैं, हमें खुद को भी लगता है कि वी शुड हैव आवर ओन हाउस। आप घर में खुद रहने के लिए ले रहे हो, देन इट इज गुड। रीजन बीइंग बार बार चेंज करना, शिफ्टिंग करना इज आल्सो डिफिकल्ट। बट हाँ, देयर इज ए इशू कि आप जो अपना घर खरीद लेते हो, उस घर की सपोज इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ रुपए की, एंड उसी 2 करोड़ रुपए के घर को अगर आप रेंट पे देते हो, देन रेंटल पे आपको बहुत ज्यादा इनकम नहीं मिल पाती है। रीजन बीइंग आपको 20-30 हजार रुपए का रेंट मिलेगा, 40 हजार रुपए का रेंट मिल जाएगा। बट उसी 2 करोड़ रुपए को अगर आप इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में लगा देते हो तो आपको 15 से 20% की रिटर्न आराम से मिल जाती है। सो उस केस में आपकी रिटर्न्स आर वेरी हायर साइड एज कंपेयर टू योर रेंट। बट वहां पे प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का एप्रिसिएशन हो रहा है, वहां पे आपको रेंट भी मिल रहा है प्लस एप्रिसिएशन भी हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी आज लेट्स सपोज 2 करोड़ की है, 3 से 5 साल के बाद हो सकता है वो 4 करोड़ की हो जाए, 5 करोड़ की। बट प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। आप 10,000 रुपए से, 20,000 रुपए से, 1 लाख रुपए से प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते हो। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए यू नीड गुड इन्वेस्टमेंट, यू नीड गुड कॉर्पस, तभी आप एक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर पाओगे। बट म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में आपके पास छोटा सा अमाउंट है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, तभी भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो घर खरीदना एक बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन हो जाता है कि अगर आप खुद के घर में रह रहे हो देन फाइन। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, सो आई डोंट थिंक सो कि 2 करोड़ के घर में आप इन्वेस्ट करके क्योंकि आपको सपोज 2 करोड़ की जगह आपको 20 लाख रुपए चाहिए आज के टाइम पे, तो आप 2 करोड़ का घर तो नहीं बेच दोगे 20 लाख के लिए। बट अगर आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो हो जाता है, तो 2 करोड़ के पोर्टफोलियो में से आपको 20 लाख की इमरजेंसी पड़ी, आप 20 लाख रुपए देके आपने अपना काम निकाल लिया, या फिर 20 लाख रुपए का आप प्लेज कर दिया। अब घर 20 लाख रुपए चाहिए तो 2 करोड़ के घर को तो प्लेज नहीं करोगे 20 लाख रुपए के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स है, पोर्टफोलियो अलग अलग है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि उसमें से इतना पैसा निकाल के मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो देखो मार्केट अनसर्टेन है। सो अगर मैं बहुत मान के चलता हूँ कि मेरी 10-15% की रिटर्न मेरी मिल जाती है, देन हो सकता है कंपाउंडिंग के बेनिफिट के बाद आपका पोर्टफोलियो 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा। बट हम मान के चलते हैं कि मैं बहुत कंजर्वेटिव साइड पे चलता हूँ कि 12% की रिटर्न मेरे को मिल जाएगी। जैसे इस साल आप देखोगे रिटर्न्स नहीं आई है मार्केट में, हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ना आए, उसके अगले साल हो सकता है 20 से 25% की रिटर्न्स है। सो मार्केट्स आर अनसर्टेन कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो अपने को अपना डिसीजन उस हिसाब से लेना है कि भैया मेरे पास डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो। अगर मेरे पास घर भी है तो एक इन्वेस्टमेंट मेरी घर की है, या मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो मेरा खुद का घर है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में वैसे भी रेंटल इनकम नहीं मिलती है ज्यादा। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए तो कमर्शियल पे जाओ जहाँ पे थोड़ी सी रेंटल इनकम ज्यादा मिल जाए। सो यू नीड टू डिसाइड कि मेरे को इक्विटी में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वहां पे बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू योर हाउस। वहां पे 2 करोड़ सीधा बेचना पड़ेगा, पैसे की जरूरत है तो। एंड इन्वेस्टमेंट ग्रो कितनी हो रही है मुझे नहीं पता, आज 2 करोड़ का है, कल 4 करोड़ का होगा, 5 करोड़ का नहीं होगा। रेंटल कितना आ रहा है, इंस्टेड ऑफ इक्विटी में हमें इतना तो पता चल जाता है कि अच्छा यार यहाँ से पैसा नहीं आ रहा तो अब इसको दूसरी जगह लगा दो, 15% की जगह 20% आ जाएगा, या 15 भी नहीं आ तो 12 आ जाएगा। अब घर की तो वैल्यू ही है, अगर कुछ ऐसा अनसर्टेन चीजें हो गई जिससे मेरा रेंट ही आना बंद हो गया, या कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे मेरा रेंट नहीं आ रहा या कम आ रहा है, या मेरा बंदा चला गया, तो मेरा 2-3-6 महीने के लिए मकान खाली हो गया तो रेंट भी नहीं आया मेरा। सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट। कुछ लोगों को लगता है कि भैया मेरा प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा, बट मेरे से पूछो तो मैं इक्विटी आई वुड प्रेफर कि आई वुड गो विद द इक्विटी। जैसे आपने कहा सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जो मैं बात कर रहा था, आपका पॉइंट बहुत 100% वैलिड है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से वो यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि बैंक लोन मत लीजिए, होम लोन मत लीजिए, ईएमआई मत भरिए, उससे अच्छा आप रेंट हाउस पे रहिए, रेंट कम भरिए, ईएमआई का पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए और 60 साल की उम्र में 100 करोड़ के कॉर्पस पे बैठिए, विच इज़ वेरी रेयर सिनारियो। 10 में से एक बंदा ऐसा बन सकता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के एक ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं जो डिस्ट्रक्शन और मेकिंग दोनों के बीच में एक थिन लाइन है, ये चीज़ को आपको समझनी है कि आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो सामने वाले को, जो सिर्फ रात के टाइम पे मोबाइल में अपने रील को स्क्रॉल करते करते सडनली आपकी रील आ रही है और आपको सुन रहा है और वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से एज पर माय एक्सपीरियंस ये गलत है कि आप एक ईएमआई होम लोन के लिए नाल ऑप्शन देख के उसके सामने आप बोल रहे हो रेंट पर चले जाओ और आप आपका पैसा एसआईपी में लगाओ, विच इज़ अनसर्टन। आप ईएमआई दे रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी आज नहीं तो 20 साल के बाद आपकी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन इक्विटी पोर्टफोलियो 20 साल के बाद या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 20 साल के बाद कितना होगा ये कोई नहीं बता सकता अभी से। तो इसी पे मैं आपको पॉडकास्ट के एंड में काफ़ी सारे रैपिड फायर पूछना चाहूँगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव, एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड देखो उसमें है कि अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है मैं थोड़ा सा अमाउंट रखूंगा एफडी के लिए भी, कि मेरा जो लिक्विड फंड्स है, एंड उसके अलावा जो बैलेंस होगा वो म्यूचुअल फंड। गोल्ड वर्सेस म्यूचुअल फंड, 50-50 मतलब थोड़ा सा गोल्ड, लाइक आई एम सेइंग ना, पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है, थोड़ा सा गोल्ड का भी 10-20% ईटीएफ एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन म्यूचुअल फंड। गोल्ड वर्सेस एफडी, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। देखो एफडी, एफडी, गोल्ड मेरा फंस जाएगा, एफडी में एटलीस्ट लिक्विडेट कर सकता हूँ। गोल्ड वर्सेस सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, देखो आई डोंट इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन बिकॉज मार्केट मेरे को समझ में नहीं आता बिटकॉइन, सो आई विल गो विद द गोल्ड। इक्विटी एसआईपी या डेट एसआईपी, इक्विटी एसआईपी, और साथ ही में मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड। अगर इन्वेस्टर नया है देन स्मॉल कैप, अदरवाइज मिड एज में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो मिड कैप। लास्ट में लंप सम इन्वेस्टमेंट्स प्लेजिंग या फिर आपके इमरजेंसी फंड्स को क्रैक करना है। इमरजेंसी फंड्स के लिए हमें पैसा नहीं निकालना है, आप प्लेस कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, आज का इस पॉडकास्ट को बहुत ही यूजफुल हमारे ऑडियंस को बनाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली दिल्ली से आप मुंबई आए इस पॉडकास्ट के शूट के लिए, और काफ़ी सारी नॉलेज, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हमने हमारे ऑडियंस को, जिससे मैं आशा करता हूँ शायद उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो सोच है वो बदलेगी और आने वाला समय उनके लिए और भी अच्छा रहेगा।